बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक तौसीफ़। एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम जो अपनी प्रीवियस एक चेन लेके चल रहे हैं उसी का एक नया टॉपिक है। आपको याद होगा हम अपने पिछले लेक्चर्स में एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में पढ़ते आए हैं। आपने स्टूडेंट्स एल्गोरिदम डिज़ाइन जब टेक्निक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने स्टार्ट लिया था डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से। उसमें हमने कुछ एल्गोरिदम्स किए थे और उसके बाद हमने ग्रीडी अप्रोच के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एल्गोरिदम किए थे। तो आज भी हम ग्रीडी अप्रोच जो थी, ग्रीडी मेथड जो था, उसी को एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो उसमें हम आज का एल्गोरिदम पढ़ेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन या इसके बारे में कुछ बातें हम पहले प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें आपने देखा था कि वो क्रूस्कल एल्गोरिदम के बारे में था। क्रूस्कल एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम, इन दोनों का पर्पस सेम है। इन दोनों ने एक ही काम करना होता है। वो काम क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में नहीं जानते, एमएसटी के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप एक मेरी वीडियो एमएसटी के बारे में, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में बनी हुई है, आप लाजमी तौर पे वो वीडियो देखिएगा, जिससे आपकी लर्निंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आपको नज़र आ रहा है आपकी स्लाइड, ये वाली प्रिम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिदम की। ये स्लाइड बेसिकली आपकी क्रूस्कल एल्गोरिदम की ही स्लाइड है। इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि क्रूस्कल एल्गोरिदम में लिखी थी। सो आप ये कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ बातों से प्रिम्स और क्रूस्कल एल्गोरिदम सेम है। वो कुछ बातें सेम क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। प्रिम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिदम आर द फेमस ग्रीडी एल्गोरिदम। दोनों के दोनों ग्रीडी एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ गिवन ग्राफ। और दोनों के दोनों क्या, स्पैनिंग ट्री को ही फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टू अप्लाई दिस एल्गोरिदम द गिवन ग्राफ मस्ट बी वेटेड, कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। तो ये भी इसमें कॉमन चीज़ है कि इस प्रिम्स एल्गोरिदम को फाइंड करने के लिए आपका जो ग्राफ है वो वेटेड भी होना चाहिए, कनेक्टेड भी होना चाहिए और अनडायरेक्टेड भी होना चाहिए। वेटेड क्या होता है, कनेक्टेड क्या होता है, अनडायरेक्टेड क्या होता है, ये वाली डिस्कशन भी हम अपने प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं। अगर आपको वेटेड क्या होता है, कनेक्टेड क्या होता है, अनडायरेक्टेड क्या होता है, ये चीज़ों का नहीं पता तो गाहे बगाहे अगले लेक्चर में या इस लेक्चर में मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। लेकिन आप लाजमी तौर पे पिछले प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस टॉपिक में अभी हम यूज़ करेंगे। तो एक नई स्लाइड मैंने ऐड की है अनडायरेक्टेड और वर्सेस अनडायरेक्टेड ग्राफ की। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड को शो करवाने के लिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया तो उनको भी मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें डायरेक्शन मेंशन होती है। आप बेटा ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सी से ए की तरफ एक एरो निकल रहा है। इसमें भी वैसे सी से ए की तरफ तो एरो निकल रहा है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं। तो ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती उसको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। और जिसमें कोई डायरेक्शन मेंशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें डायरेक्शन मेंशन है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, जहाँ से निकल रहा है और वो सोर्स होता है और ये डेस्टिनेशन। तो इसमें कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं होता। आप इसे सोर्स मान लें, इसे सोर्स मान लें, इसे डेस्टिनेशन मान लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ द डेफिनेशन और कंपेरिजन ऑफ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। तो अब हम प्रिम्स एल्गोरिदम का स्टार्ट लेते हैं। प्रिम्स एल्गोरिदम आपका ग्रीडी एल्गोरिदम की कैटेगरी में ही फॉल करता है, क्योंकि ये भी वो इसकी भी वही टेक्निक है जो कि ग्रीडी एल्गोरिदम में थी। ग्रीडी एल्गोरिदम की टेक्निक ये होती थी कि हम लोकल ऑप्टिमम को पहले फाइंड करते थे और लोकल ऑप्टिमम को इस इंटेंशन के साथ फाइंड करते थे कि हमें ग्लोबल ऑप्टिमल भी मिल जाए, ग्लोबल ऑप्टिमम या ऑप्टिमल भी हमें मिल जाए। अगर आपको लोकल और ग्लोबल ऑप्टिमल के बारे में या ऑप्टिमम के बारे में नहीं पता तो आप ग्रीडी एल्गोरिदम को लाजमी तौर पे देखिएगा, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। प्रिम्स एल्गोरिदम शेयर्स अ सिमिलैरिटी विद द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। तो ये वही टेक्निक यूज़ करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ को हम सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना ये एक ग्रीडी अप्रोच ही है। ठीक है, तो इस एतबार से ये ग्रीडी एल्गोरिदम है। नेक्स्ट हम एक स्लाइड देखें तो इस पे लिखा हुआ है कॉमन स्टेप्स ऑफ बोथ एल्गोरिदम। बोथ एल्गोरिदम से मुराद यहाँ पे क्रूस्कल एल्गोरिदम है और साथ साथ प्रिम्स एल्गोरिदम है। इन दोनों एल्गोरिदम में कौन सी कॉमन चीज़ें हैं और कौन से कॉमन स्टेप्स हैं जो कि हम दोनों
की सूरत में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने देखा था वो स्टेप्स कुछ मैंने लिखे थे, क्रूस्कुलर एल्गोरिदम को जब डिफ़ाइन किया था तो उस वक्त कुछ स्टेप्स लिखे थे। अब नेक्स्ट भी मैं अभी जब प्रिम्स एल्गोरिदम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो कुछ स्टेप्स लिखे होंगे। लेकिन ये वाले जो स्टेप्स हैं ये प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रूस्कुलर एल्गोरिदम दोनों में सेम है। आपने ये क्रूस्कुलर में भी परफॉर्म करने हैं और आपने प्रिम्स एल्गोरिदम दोनों में परफॉर्म करने हैं अगर आपकी कंडीशन कुछ इस टाइप की। पहला स्टेप क्या है? रिमूव ऑल लूप्स। लूप्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। लूप क्या होता है? लूप एक ऐसे एजेस की कम्बिनेशन होता है जो आपको सोर्स से डेस्टिनेशन पे वापस लेके आए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। आप अगर इसमें देख रहे हो, ये आपके सामने जो एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें लूप भी हैं और इसमें साइकिल भी हैं। बेटा एक मैं यहाँ पे एक डिफरेंस बड़ा टेक्निकल आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। लूप और साइकिल को हम गाहे बगाहे एक ही चीज़ बोल देते हैं। कभी कभी हम एक ही वर्ड इन दोनों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लूप और साइकिल के लिए, लेकिन इनमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस ये है। लूप हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा एज जो कि आपको उसी सोर्स से उसी डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक एज जो बना हुआ है, सिर्फ एक एज, उसे हम लूप बोल रहे हैं। जैसे कि ई पे आपका ये 8 वेट वाला एज जो है ये लूप बना रहा है, या फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक लूप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये एक लूप है, इसको हमने लूप बोला। अब साइकिल क्या है? साइकिल से मुराद है सोर्स डेस्टिनेशन पे ही तो आना है। साइकिल की सूरत में भी और लूप की सूरत में भी। लेकिन साइकिल की सूरत में आपके एजेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अब आपका साइकिल क्या बन रहा है? ए से बी से आप ई पे गए, ई से आप सी पे गए और सी से वापस ए पे आए, ये साइकिल, इसे हम साइकिल बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम जब लूप और साइकिल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब आपने साइकिल का डिफरेंस और लूप का डिफरेंस लाजमी तौर पे याद रखना है। ठीक है, रिमूव आल लूप्स। हेयर लूप्स मीन्स एनी एज विच सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज सेम। तो अब लूप उसे बोल रहे हैं जहाँ पे सोर्स ऐसा है जिसका सोर्स और जिसका डेस्टिनेशन सेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लूप बोल देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने इसमें लूप को रिमूव करने वाले करना है। क्रूस्कुलर एल्गोरिथम हो या फिर प्रिम्स एल्गोरिथम हो, दोनों सूरत में हमने लूप्स को ही रिमूव करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप उसके बाद ये रिमूव पैरेलल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस accept the edge with less weight. Here parallel edge are multiple ways from one vertex to another vertex. यहाँ पे हम पैरेलल एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। पैरेलल एल्गोरिदम क्या होता है? तो आप यहाँ पे देखें, पैरेलल एल्गोरिदम से मुराद एक ऐसा एल्गोरिदम है, सॉरी पैरेलल एजेस की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैंने पैरेलल एल्गोरिदम बोल दिया। पैरेलल एज की बात कर रहा हूँ। तो पैरेलल एज ऐसा एक एज होता है जो कि आपके दो वर्टिसेस के दरमियान मल्टीपल एजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के साथ बता दूं, ये देखें ज़रा, यहाँ पे ए से बी एक एज है और ए से बी एक और एज है, तो इसको हम पैरेलल एज बोल रहे हैं। क्लियर हुई बात? ए से बी एक ये भी एज है और ए से बी एक ये भी एज है। दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल एजेस। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें डी और एफ यहाँ पे दो एजेस हैं। तो इस तरह के एजेस जो कि आपको सेम सोर्स से सेम डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, तो अब हमने दूसरे स्टेप में करना क्या था? हमने पैरेलल एजेस को रिमूव करना था। ये वाला जो स्टेप था इसमें हमने पैरेलल एजेस को रिमूव करना है। होपफुली आपको पैरेलल एजेस को कैसे रिमूव करना है वो आइडिया होगा। वो किस तरह से करना है? हमने इनमें से जो लेस कॉस्ट वाला है उसको हमने रखना है, जो ज़्यादा कॉस्ट वाला है उसको हमने डिलीट कर देना है। फॉर एग्जांपल आपका ये अगर देखें इस ग्राफ में यहाँ पे दो पैरेलल एजेस है ए से बी के दरमियान, तो इसमें हम कौन सा रिमूव करेंगे? डेफिनेटली हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम बीच में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। आपका जब हम वो यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको, इस ग्राफ को, तो ये वाला जो आपका एज है इसको रिमूव कर दिया और इसके अलावा ये आपका एज इसको रिमूव कर दिया और साथ साथ आपने लूप्स भी रिमूव करने हैं। सो ये वाला लूप भी आपका गया और साथ साथ आपका ये वाला लूप भी गया। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? अगर आप देखें इसमें कोई और लूप है तो उसको भी रिमूव कर दें और अगर कोई और पैरेलल एज है तो उसको भी रिमूव कर दें। क्लियरली आपको यहाँ तक आइडिया हो गया होगा, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जो प्रिम्स एल्गोरिदम है
इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? प्रिम्स एल्गोरिदम के जो अलहदा से स्टेप हैं जो कि उसके साथ कॉमन नहीं है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप लिखा है इनिशियलाइज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द वर्टेक्स चूजन एट रैंडम। इसमें हमने करना ये है, आपने देखा होगा जो हम क्रूस्कल एल्गोरिदम थे, क्रूस्कल एल्गोरिदम को यूज़ करते थे, तो उस वक्त हम अपने ग्राफ को एजिस में डिवाइड कर देते थे, पहले सेपरेट कर देते थे, फॉरेस्ट बना देते थे एजिस का, ठीक है। और फिर हम सेलेक्ट करते थे उसमें से सबसे कम वेट वाले एज को, तो बीच में से हम सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन इसमें हमने इस डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी है। अप्रोच क्या होगी कि हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने रैंडमली कोई भी वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। आपका फॉर एग्जांपल जो ये यहाँ पे ग्राफ है, तो इसमें से कोई भी आप वर्टेक्स को चूज़ कर सकते हो। इसको चूज़ कर लो, इसको चूज़ कर लो, इसको चूज़ कर लो, इसको चूज़ कर लो, किसी भी वर्टेक्स को आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, फाइंड ऑल द एजेस दैट कनेक्ट द ट्री टू न्यू वर्टिस एंड फाइंड द मिनिमम एंड ऐड इट टू द ट्री। दूसरे नंबर फिर हमने क्या करना है कि उस वक्त उस वर्टिस से जितने भी एज निकल रहे हैं उन एजेस को देखना है, उन एजेस को हमने देखते जाना है, और हमने उनमें से जो मिनिमम वाला है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको हमने ऐड कर लेना है अपने। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करें तो ए से ये भी एज निकल रहा है और ए से ये भी एज निकल रहा है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका वेट मिनिमम वेट है, क्योंकि हम ग्रीडी एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं, ग्रीडी अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर वी सेलेक्ट दिस एज विच वेट इज़ 11। क्लियर? अच्छा, उसके बाद की रिपीटिंग स्टेप 2 अनटिल वी गेट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और ये स्टेप हमने बार बार रिपीट करते रहना है। कौन सा स्टेप? ये वाला स्टेप रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं मिल जाएगा। क्लियर होगी बेटा बात? आते हैं हम अब एग्जाम्पल की तरफ। बाकायदा हम आगाज़ करते हैं इस एल्गोरिदम का। इसमें एक आपके पास ये ग्राफ नज़र आ रहा है। ये ग्राफ जो हमने पिछली एग्जांपल में यूज़ किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने पैरेलल एजिस भी रखे हुए हैं, इसमें लूप्स भी रखे हुए हैं, ताकि आपकी इसके बारे में भी प्रैक्टिस हो जाए। इस ग्राफ में देखिएगा, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, अभी सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि इस ग्राफ में हम सबसे पहले क्या काम करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एक काम करना है कि हमने इनके लूप्स और पैरेलल एजिस को ख़त्म करना है। अब इसमें देखिएगा ज़रा कि पैरेलल एजिस और लूप्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये एक बेटा पैरेलल एज है और यहाँ पे एक लूप है, तो हमने क्या करना है, इन पैरेलल एजेस को और इनको हमने रिमूव कर देना है। ये पैरेलल एज गया और यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है, ये वाला अगर तो ये भी आपका पैरेलल एज है और ये भी आप दोनों पैरेलल एजेस है। हमने डिस्कार्ड इस वजह से इसको किया है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, ठीक है। और यहाँ पे लूप तो आपका डेफिनेटली जाएगा, डेफिनेटली ख़त्म होगा, उसको हमने वेट का देखना ही नहीं है। जहाँ पे आपका लूप बना है उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। तो आप ये देखिएगा, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की जो बात की वो यहीं पे लिखी है कि हमने इसको डिस्कार्ड करना है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, और यहाँ से इस लूप को डिस्कार्ड करना है। रिमूव आल लूप्स एंड पैरेलल एजेस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। इन केस ऑफ पैरेलल एज कीप द वन विच हैज़ द लीस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड एंड रिमूव ऑल अदर्स। तो हमने जो सबसे कम वेट वाला है उसको रखना है, इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा पैरेलल एजेस हैं तो सबको रिमूव कर देना है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से एक और भी लूप होता, ठीक है, सॉरी एक और भी एज होता, ए से बी की तरफ एक और एज होता और उसका वेट 3 होता, तो हम इसको भी डिस्कार्ड कर देते और इसको भी डिस्कार्ड कर देते क्योंकि उसका वेट सबसे कम है। तो जितने भी पैरेलल एजेस हैं उनमें से हमने सिर्फ उसको अपने एल्गोरिदम में रखना है जिसका वेट जो है वो सबसे कम होगा। क्लियर होगी बात? ओके जी, आप जब वो रिमूव कर दोगे, लूप्स को रिमूव कर दोगे, तो आप पैरेलल एजेस को रिमूव कर दोगे, तो आपके पास जो ग्राफ है वो इस शक्ल में मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने क्या, चूज़ एन आर्बिट्रेरी नोड एज रूट नोड। तो ये बात भी मैंने बताई थी कि किसी भी रैंडमली हमने नोड को सिलेक्ट कर लेना है, किसी भी आर्बिट्रेरी नोड को हमने सेलेक्ट कर लेना, कोई भी नोड बीच में से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये वाला नोड इस वक्त मैं वर्टिस को ही बोल रहा हूँ, ये वाले को सिलेक्ट करते हैं, ये वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दिस केस वी चूजन एस नोड एज द रूट नोड ऑफ प्रिम स्पैनिंग ट्री। इसमें मैंने एस को रूट नोड कंसीडर कर लिया, ये मेरी एस जो है वो रूट नोड है। दी नोड इज़ आर्बिट्रेरी चूजन सो एनी नोड कैन बी
द रूट नोड, यू कैन ट्राई एज वेल बाई चूजिंग एन अदर नोड एक्सेप्ट सी। क्योंकि मैंने सी को चूज़ किया है, लेकिन आप अपनी लर्निंग के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी और रूट नोड को चूज़ कर सकते हैं। ए को चूज़ करने के बाद हम यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं, और उसकी सूरत में भी आप देखेंगे आपके रिजल्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। सो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने एक ग्राफ लिया, ग्राफ में से पैरेलल एजेस को रिमूव किया, हमने लूप्स को रिमूव किया, और अब हमने रैंडमली एक नोड को या वर्टिस को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक जो हमने काम किया है वो मैंने आपके साथ डिस्प्ले कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। चेक आउटगोइंग एजेस एंड सेलेक्ट द वन विद लेस कॉस्ट। दोबारा से मैं इस स्लाइड पे आता हूँ, इस पे देखिएगा कि अब आउटगोइंग एजेस एस से कितने निकल रहे हैं। देखिए ज़रा, एक एज ये निकल रहा है और एक एज आपका ये वाला निकल रहा है। दो एजेस निकल रहे हैं, एक ये वाला एज है और दूसरा ये वाला एज है। और हम ये भी जानते हैं कि हमने सेलेक्ट किसको करना है। आपको पता है स्टूडेंट, सेलेक्ट किसको करेंगे, हम सेलेक्ट उसको करेंगे जिसका वेट कम होगा। क्लियर होगी बात। तो हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसका वेट कम था। क्लियर होगी बात। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे जाएं तो यहीं पे ये डिस्कशन लिखी हुई है कि जब हम एस को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आफ्टर वी सी दैट एस ए एंड एस सी आर टू एजेस विद वेट 7 and 8 रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे हैं कि इसमें दो एजेस निकल रहे हैं, कौन कौन से, एक एस ए और एस सी। जो एस सी वर्टिस के दरमियान एज है और एस ए वर्टिस के दरमियान एज है, ये दो एजेस हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया 7 को। सो वी चूज़ द एज एस ए एज इट इज़ लेसर देन अदर, क्योंकि इसका वेट कम था इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो ये आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है। डार्क करने का मकसद ये है कि बाकी आपकी लाइंस डाल लें, तो इट मीन्स ये आपका अभी स्पैनिंग ट्री बन रहा है। इस ग्राफ से ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा बन रहा है वो डार्क जो लाइंस होंगी वो हमारा क्रिएट करेंगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नाउ द ट्री S7A इज ट्रीटेड एज वन नोड एंड वी चेक फॉर ऑल एजेस गोइंग आउट फ्रॉम इट। यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देख लें तो अभी कंसंट्रेशन अपनी ज़रा लेक्चर की तरफ देखें। इसमें हमने अब जब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अब हमारी जो पूरी नोड है वो बन चुकी है S7A। अब हम यहाँ पे पहुँच के ये नहीं करेंगे कि सिर्फ हम ए पे देखें कि ए पे कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं। जैसे कि ए से एजेस निकल रहे हैं 6 और 3, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसे पूरी की पूरी को रूट नोड कंसीडर कर रहे हैं। S7 और ए को हम एक नोड कंसीडर कर रहे हैं, और अब हमने देखना है इसमें कौन कौन से एजेस निकलते हैं। क्लियर हुई बात। मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ अगर समझ नहीं आई। हम बात कर रहे थे कि आपने, चूंकि ये आपका सर्कल ड्रा हो गया था, सॉरी आपकी जो लाइन ड्रा हो गई थी इस वजह से ड्रा हुई थी क्योंकि इसका वेट कम है, आपकी ये ड्रा बन गई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारी जो नोड बनी है वो बनी है S7 और ए। एस ए और ए वर्टिसेस है और 7 इसमें एज है, तो हमारी नोड बनी S7A। अब हमने देखना है कि इसमें से कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं इस नोड में से, ये जो कि आपकी ये, तो इसमें से कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं। एक ये एज निकल रहा है और इसके अलावा एक ये एज निकल रहा है, और इसके अलावा यहाँ से एस से एक ये एज निकल रहा है। तो 3 एजेस निकल रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 एजेस यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे वही डिस्कशन करते हैं। आफ्टर दिस स्टेप S7A, सॉरी यहाँ पे हम थे तो हम कह रहे थे कि S7A को हमने एक नोड कंसीडर कर लिया। वो सिलेक्ट द वन विच हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट एंड इंक्लूडेड। उनमें से हमने देखना है कि सबसे कम वेट वाली कौन सी है। इस S7A में से सबसे कम वाली एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, S से C की तरफ। और ये अब बताइएगा इसमें से सबसे कौन सी कम है, आप खुद बता सकते हैं। 6 है, 3 है और 8 है, तो सबसे कम वाली कौन सी है। S से A से जो C की तरफ एच निकल रहा है ये सबसे कम वेट वाला है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने किसको सिलेक्ट किया, उसी को सिलेक्ट किया। SA आपका प्रीवियस स्टेप में हुआ था और अब हमने इसको सिलेक्ट किया। इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसका वेट सबसे कम है। तो अब आपके पास नोड क्या बन गई, आपके पास नोड बनी S7A3C। ये आपके पास अब नेक्स्ट नोड बन चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर दिस स्टेप S7A3C ट्री इज फॉर्म। ये अब आपका ट्री
ये वाला बन जाएगा, इसको जिसको मैंने नोड बोल रहा था। नाउ वी विल अगेन ट्रीट इट एज अ नोड एंड विल चेक ऑल द एजेस अगेन। उसके बाद हम दोबारा से देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं। अब आपकी जो ये नोड बनी थी इसमें कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं, ठीक है। आप दोबारा से देखिएगा, इसमें से निकल रहा है एक ये एज, ठीक है। ये एज को तो हम ले ही नहीं सकते, इसको हम ले ही नहीं सकते सम्राट। ये है, क्या रीज़न है, पहले आप खुद से प्रिडिक्ट कीजिएगा, खुद से एंटिसिपेट कीजिएगा कि इसको क्यों नहीं ले सकते। इसको इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि ये सर्कल बना रही है, ये एक साइकिल बना रही है। जिस जो हमने पहले बात की थी कि आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में साइकिल्स नहीं बनने चाहिए, तो ये एक साइकिल फॉर्म कर रही है। इस वजह से हम इस एज को कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से एजेस हैं। तो आपका ये एज निकल रहा है, यहाँ से ये एज निकल रहा है, आपका ये वाला एज निकल रहा है। अब बताइएगा इन 1 2 3 4 इनमें से कौन सा सिलेक्ट होगा आपका। ये वाला तो हो ही नहीं सकता सिलेक्ट, इसके अलावा इन तीनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा, तो आपका ये वाला सिलेक्ट होगा। हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो आप देखिएगा कि हमने इसी को सिलेक्ट कर लिया। ओके, क्लियर ना, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है स्टूडेंट्स। अगर कोई इशू है तो आप उसको नोट डाउन करते जाएं, उसके बाद लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, आफ्टर एडिंग नोड डी टू द स्पैनिंग ट्री वी हैव टू एजेस गोइंग आउट ऑफ इट हैविंग द सेम कॉस्ट। अब जब हम ये अब हमारा जो नोड बन चुकी है हमारी, वो कुछ इस टाइप की है। जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है वो हमारा कुछ इस टाइप का, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब डी नोड पे जब आप पहुँचेंगे तो हमारे पास मल्टीपल वेज कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ये वाला रास्ता है, ठीक है, ये वाला रास्ता है, आपके पास ये वाला रास्ता है, आपके पास ये वाला हो तो सकता है लेकिन इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये साइकिल क्रिएट कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास डी के ये वाला रास्ता है और हमारा ये वाला। अब हम बेटा ये हमारे पास दो रास्ते हैं जो कि जिनका दोनों का वेट सेम है। इसका इस एज का भी वेट सेम है और इस एज का भी वेट सेम है। तो हमने क्या करना है, हम स्टेप एक एक करके भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, या इसको सेलेक्ट कर लें या हम अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर लें, जो भी आप चाहें इसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये वाला जो था इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब जब आप टी पे पहुँच जाओगे, डी से आप टी पे पहुँच जाओगे, तो अब आपकी रूट नोड बनेगी। ये वाले हमने जो सिलेक्ट नहीं किए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल। ये आपका सिलेक्टेड नहीं है, ये आपका सिलेक्टेड नहीं है। हमारी रूट नोड इस तरह से चल रही है, ठीक है। ये सिलेक्ट किया था, ये सिलेक्ट किया था, उसके बाद ये सिलेक्ट किया था। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास दो रास्ते, एक तो ये रास्ता था और एक ये रास्ता था। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब हम इस पे पहुंच जाएंगे, हमने जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे पहुंच के दोबारा से हमने अपने साइकिल को अपने इस स्पैनिंग ट्री को चेक करना है। इस पे आप देखेंगे कि टी से एक रास्ता ये निकल रहा है, ठीक है, और इसके अलावा डी से एक रास्ता ये निकल रहा है, सी से एक रास्ता ये निकल रहा है, ए से एक रास्ता ये निकल रहा है और सी से एस से ये रास्ता निकल रहा है। ये आपके एजेस निकल रहे हैं। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आपने जो प्रीवियस वर्टिसेस के एजेस हैं, प्रीवियस एजेस को भी कंसीडर करना है, उनको भी ख्याल में रखना है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि अब आप टी पे पहुंच गए तो सिर्फ और सिर्फ टी को देखना है कि टी का ये रास्ता है और टी का ये रास्ता तो सिलेक्ट हो गया तो हम टी के इस रास्ते को सिलेक्ट करेंगे। हमने जो प्रीवियस वर्टिसेस हैं उनके एजेस को भी कंसीडर रखना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 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 इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइकिल बना रहा है। हम इसको सिलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसका वेट कम है, ठीक हो गया। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लियर होगी बात। तो अब आपके डी से ये भी आपका एक सिलेक्ट हो गया और आपका ये भी सिलेक्ट हो गया। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे हमने जो एक स्टेप है वो किया क्या कि we have two edges going out of it having the same cost d2t d2b, thus we can add either one। इनमें से किसी एक को ऐड कर सकते हैं, but the next step will again yield h2 as the least cost, hence we are showing a spanning tree with both edges। तो यहाँ पे हमने इकट्ठा एक ही काम कर दिया कि हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इकट्ठे कर लिए और आपका यहाँ पे जो स्पैनिंग ट्री है वो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो बन चुका है।
कैसे बन चुके हैं, इस बात की क्या वेरिफिकेशन है? इस बात की वेरिफिकेशन ये है कि हमारे पहले वर्डसीज की तादाद सेम होनी चाहिए। पहली बात ये है कि वर्डसीज जितने भी हैं उनकी तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, आपके 6 वर्डसीज हैं ग्राफ में, और इसमें भी 6 वर्डसीज होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 वर्डसीज हैं, तो यहाँ पे भी हमने 6 वर्डसीज ही, जो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो वहाँ पे भी 6 वर्डसीज आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके वर्डसीज की तादाद सेम है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म हो चुका है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, एल्गोरिदम की तरफ आते हैं। एल्गोरिदम के वही स्टेप्स हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि अज्यूम दैट एक ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है, जिसकी वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हैं और ये एजेस हैं। ठीक है, हमने दो सेट्स बनाने हैं, एक वी और वी डैश। ये क्या मतलब है इसका, कि हम वर्टिसेस के सेट बना रहे हैं। एक एक सेट में हमने सारे के सारे वर्टिस ऐड कर दिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वी डैश इज़ एम्प्टी। अभी वी डैश जो है वो बिल्कुल खाली है, और वी कंटेन्स ऑल वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। जो वी है उसमें सारे के सारे वर्टिसेस हमने ऐड कर दी। एक तरफ पूरे का पूरा ग्राफ है और एक तरफ कुछ भी नहीं है। हम इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको स्टार्ट में लेके चलूँ, तो यहाँ पे एक तरफ आपका पूरे का पूरा ये साइड है, पूरी की पूरी ये पड़ी है, और दूसरी साइड पे अभी अगर हमने इसको भी सिलेक्ट ना किया होता तो अभी आपके पास दूसरी तरफ वी डैश में खाली है। अब हम वी डैश में जो ये एजेस ऐड कर रहे हैं, वी डैश में हम ये भरना शुरू करेंगे। जो हम एजेस मिनिमम स्पैनिंग ट्री के सिलेक्ट करते जा रहे हैं वो हम उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। तो देखिएगा हमने यही काम किया कि वी डैश एम्प्टी था और वी में सारे के सारे वर्टिसेस हैं। सिलेक्ट अ रैंडम वर्टेक्स, शुरू में हमने एक रैंडम वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसके एजेस को चेक करना है, और सबसे जो मिनिमम वेट वाला एज है उसको बीच में से सिलेक्ट कर लेना, और उसको हमने वी डैश सेट के अंदर ऐड कर देना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और उसके बाद फाइंड ऑल एडजेसेंट एजेस ऑफ ऑल वर्टिसेस। उसके बाद हमने ये देखते जाना है, जैसे कि उसमें पिछली जो एग्जांपल्स है उसमें हमने देखा था कि हमने हर वर्टिस पे पहुंचने के बाद ये देखना है कि उस वर्टिस के अलावा जो पिछले वर्टिस हैं, पूरी की पूरी नोड है, उसमें से कितने एजेस निकल रहे हैं। ठीक है, उसमें से जितने एजेस निकल रहे हैं वो हमने एजेस को इस स्टेप में ये कर रहे हैं कि उन एजेस में से सबसे कम वेट वाला है उसको सिलेक्ट करना है, और उसको हमने वी डैश सेट के अंदर इंक्लूड कर देना है। ठीक है, और वी डैश सेट आपका अब वो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में फाइंड हो रहे हैं उनको हमने सेलेक्ट करते जाना है। रिपीट स्टेप 4 अनटिल वी इज़ नॉट इक्वल टू वी डैश। ये काम हमने तब तक करते रहना है जब तक आपके वर्टिसेस की तादाद वी की और वी डैश की सेम नहीं हो जाती। और आपने एंड पे देखा था जब आपके वी की तादाद और वी डैश की तादाद 6 हो गई थी, या जितनी भी उसमें थी, मेरे ख्याल से 6 ही थी। वी में भी अब 6 एज है, शुरू में जो वी ग्राफ था, और वी डैश में भी 6 एज है। इट मीन्स कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है। सम ऑफ ऑल एजेस वेट, अब हमने सारों के सारे एजेस जो हैं उनका वेट सम कर देना है। हम यहाँ पे स्टेप किस तरह से करेंगे, 7 + 3 + 3 + 2 + 2 कितना बन गया, 7 3 10 13 2 15 और 2 17। तो अब आपका जो वेट है वो 17 हो चुका है। एग्जिट करेंगे और आपका जो 17 वेट वाला ग्राफ है, सॉरी ट्री है, वो उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोल देंगे। थोड़ा सा डिफरेंस प्रीम्स और क्रूस्कल एल्गोरिदम का यहाँ पे कर लेते हैं। प्रीम्स एल्गोरिदम इट स्टार्ट टू बिल्ड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम एनी वर्टिक्स इन द ग्राफ। ये किसी भी वर्टिक्स से स्टार्ट ले सकता है। हमने अभी देखा था रैंडमली हमने किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रूस्कल एल्गोरिदम में हमने ये देखा था इट स्टार्ट टू बिल्ड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम द वर्टिक्स कैरिंग मिनिमम वेट्स। जो सबसे कम वेट वाला था वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। अगर आपको याद हो तो क्रूस्कल एल्गोरिदम में हमने ऐसा ही किया था कि पूरे के पूरे ग्राफ को हमने एजेस में डिवाइड किया था, उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, एजेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी थी, फ्रेगमेंट्स बना दिए थे, और उसके बाद सबसे कम वेट वाले को सिलेक्ट कर लिया था। इट ट्रैवर्स वन नोड मोर देन वन टाइम टू गेट द मिनिमम डिस्टेंस। हमने ये भी देखा था कि इसमें हम एक नोड को बार बार ट्रैवर्स कर रहे थे, बार बार देख रहे थे। जैसे आपने देखा था कि इसमें हम अगर इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो दोबारा से हम इस वर्टिस को भी देखते हैं, इस नोड को हम दोबारा से देखते हैं कि इसमें से कितने एजेस निकल रहे हैं। तो इसमें बार बार हम देखते हैं, लेकिन जो क्रूस्कल एल्गोरिदम है उसमें एक बार एक नोड को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स किया जाता है। और प्रिम्स एल्गोरिदम
रन फास्टर इन डेंस ग्राफ बोलते हैं जहाँ पे आपके एजेस की तादाद ज़्यादा हो, वर्टिसेस की तादाद ज़्यादा हो, जो आपका मोस्ट पॉपुलेटेड ग्राफ हो, जिसमें आपकी ज़्यादा नोड्स हों, ऐसे ग्राफ को डेंस ग्राफ बोलते हैं। और ऐसे ग्राफ में ट्रैवर्सल प्रिम्स एल्गोरिदम जल्दी से करता है और इसमें वो आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री जल्दी फाइंड करके देगा। तो अब याद रखिएगा, अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो कि आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना हो, तो आप दोनों एल्गोरिदम को, पहली बात के दोनों एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप देखिएगा कि जो आप में को सबसे अगर तो डेंस एल्गोरिदम है, सॉरी डेंस ग्राफ है, तो उसके लिए प्रिम एल्गोरिदम यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपका ग्राफ जो है वो स्पार्स है तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या कर लीजिएगा, क्रूस्कुलर एल्गोरिदम को यूज़ कर लिया। स्पार्स ग्राफ ऐसे ग्राफ को बोलते हैं जो कि जिसमें एजेस और उसकी तादाद कम होती है, वर्टिसेस की तादाद कम होती है, जो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं होता। इन शॉर्ट, योर टास्क। अब आपके टास्क की तरफ आते हैं। अब आपने क्या करना है, सेलेक्ट एनी नोड, रूट नोड एंड ट्राई टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ गिवन ग्राफ बाय यूजिंग द सेम मेथड। अब मैंने एस को सिलेक्ट किया था, अब आप किसी और को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से किसी रूट नोड को सिलेक्ट करें और आप सेम मेथड को यूज़ करते हुए आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करें। और ये देखिएगा कि उसका वेट कितना बन रहा है, क्या उसका वेट बराबर बन रहा है। अगर तो उतना ही वेट बन रहा है जितना हमने अभी फाइंड किया था, तो आपने ट्रैवर्सिंग सही की, आपने जो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया है वो आपने ठीक से किया। दूसरा टास्क क्या है, ये आपने देखा होगा, ये ग्राफ एक पहले भी हम दे चुके हैं। ये ग्राफ हमने क्रूस्कल एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट करके देखा था। अब चूंकि हम बात कर चुके हैं कि प्रिम्स एल्गोरिदम भी वही काम करता है, क्रूस्कल एल्गोरिदम भी वैसे ही काम करता है, सिर्फ उनका मेथड जो है वो डिफरेंट है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन उनकी आउटपुट सेम है। तो अब इसको हमने क्रूस्कल एल्गोरिदम के ज़रिए फाइंड करके देखिए था। अब आपने क्या करना है, इसको प्रिम्स एल्गोरिदम के ज़रिए भी फाइंड करके देखिएगा। प्रिम्स एल्गोरिदम यूज़ कीजिएगा और इस ग्राफ का आउटपुट या मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करके देखिएगा। मैं आपको ये एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, बाकी मैं फॉर्मल इसकी डिस्कशन असाइनमेंट की आपसे ग्रुप में कर लूँगा। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लाजमी तौर पे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको समझ आ गई हो तो लाजमी तौर पे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे व्यूवर्स देखने से पहले उनको सेटिस्फाई हो जाए कि इस जो आपका ये ट्यूटोरियल है, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर कट है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सब का नासिर। अल्लाह हाफिज़।